कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा इसमें बेटा गूगल के माध्यम से टेस्ट होना है और उसमें व्याकरण एक ऐसा विषय से संबंधित प्रश्न रहेंगे जो थोड़ी सी जटिल लग सकते हैं। इसलिए आज 2 सितंबर को हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ अपना जो व्याकरण है पाठ 2, 3 और 4 ये 3 पाठ उसमें से आना है। तीनों पाठों के आपको एक्सरसाइज कराएंगे ताकि आपके लिए वो सूक्ष्म विश्लेषण के साथ समझ में आ सके। किसी चीज़ बेटा सूक्ष्म विश्लेषण के साथ समझ में आती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, सुख आता है और फिर हम उस और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो सूक्ष्म विश्लेषण क्या कहलाता है हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं प्रश्न के माध्यम से। जैसे इसमें लिखा है, आप देखें प्रश्न क्रमांक 13 पर हम यहाँ पर इसके माध्यम से समझाएंगे कि देखें कि यह प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान फिल मतलब खाली स्थान भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये वास्तव में वर्ण है, शब्द है, पद है या वाक्य है। तो जब वर्ण की परिभाषा आपको मालूम होगी तब आप बगैर सोचे समझे बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक यह कह सकोगे, क्या कह सकोगे कि यह वर्ण की परिभाषा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ण आ जाएगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्पष्ट हो रहा है, मतलब हमें वर्ण की परिभाषा मालूम होना चाहिए तभी ये उत्तर हम लिख सकते हैं। या हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई कौन सी है, वर्ण है, क्योंकि पद नहीं है, शब्द नहीं है, ये बड़े होते हैं, वाक्य और बड़ा होता है, सबसे छोटा क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है ना, स्पष्ट हुआ। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित में से स्वर का भेद नहीं है। अब आप देखना कि वास्तव में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त ये तो स्वर के भेद हैं, हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, हो सकते क्या, आप इसकी परिभाषा और उसके विस्तार पे जाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दीर्घ स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, प्लुप्त स्वर होते हैं, ये होते ना। तो इससे अपन को समझ में आ रहा है कि वास्तव में यह तीनों स्वर हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, लेकिन अल्पप्राण नहीं है। अल्पप्राण क्यों नहीं है, हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि अल्पप्राण वास्तव में किसके अंतर्गत आता है, वह हमारे द्वारा जो बोलने की स्थिति होती है वह उच्चारण करते समय श्वास का जो है मात्रा के आधार पर क्या होता है, व्यंजनों के वर्गीकरण में आता है अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या है, व्यंजनों के वर्गीकरण में आता है। स्वर से इसका कोई संबंध, मतलब वैसा संबंध तो है लेकिन अपन प्रत्यक्ष रूप में माने तो अल्पप्राण किस परिवार का सदस्य है, व्यंजन के परिवार का सदस्य है। इसलिए यहाँ हमसे पूछा जा रहा है क्या कि स्वर में का भेद कौन सा नहीं है, अल्पप्राण नहीं है। ये स्पष्ट हो गया। अल्पप्राण के बारे में मालूम, यानी चारों के बारे में मालूम होगा तभी हम अल्पप्राण का को हम सही स्पष्ट कर पाएंगे कि अल्पप्राण वास्तव में व्यंजन के अंतर्गत आता है, ना कि स्वर के अंतर्गत। ठीक है ना। अब देखो इस पर तो हमने एक पूरा वीडियो बनाया था, कौन सा, 3 प्रकार के जो हैं उनकी उच्चारण का स्पष्ट, स तालव्य, स मूर्धन्य और स दंतव्य और हा, ये क्या कहलाते हैं। वास्तव में ना ये द्वित्व व्यंजन है, ना स्पर्श व्यंजन है, ना अंतस्थ है। हमें ये मालूम होना चाहिए अंतस्थ में यार ऐसा आता ना अलग अलग करके, तो ये वास्तव में ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन मतलब कि जिनके माध्यम से कुछ गर्माहट जैसी ऊर्जा का संचार जैसा होता है, उसकी परिभाषा भी हमें मालूम होना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन क्या कहलाता है। तब आप कॉन्फिडेंस के साथ इसको समझ सकोगे। ऊष्म व्यंजन के लिए यहाँ पर एक परिभाषा आपको स्पष्ट कर दें, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुंह में ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन क्या कहते हैं। वे भी संख्या में 4 होते हैं। देखो ये लिखा ना, यही का दोहराया, स श ह। ठीक है ना। स्पष्ट उच्चारण के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, इसलिए इस तपस्या को हमें करते रहना चाहिए। तपस्या ये साधना है बेटा, क्या पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी साधना है। जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं वो एकाग्रता से कोई भी कार्य करने में क्या होता है, जैसे कोई कलेक्टर का चयन होता तो कलेक्टर को चयन तो होगा लेकिन उसको किसी पद पर भेज सकते हैं। क्यों भेज देते हैं कि आपको तो वो काम एकाग्रता और समझदारी से करना है।
ऐसे ही आपको अभी व्याकरण में अभी ये प्रश्न आ रहा है तो इसको भी उतनी ही समझदारी से करना। आप क्लास में देखते होंगे कि जिन पे समझ हो जाती है वो कई बार रैंक में आते हैं। रैंक में क्यों आते हैं? क्योंकि वो पूरी लगन के साथ, कई बार पॉइंट में भी अंतर होता है किसी की रैंक में, क्यों? क्योंकि सबने बहुत एकाग्रता से लिखा, निर्णय नहीं हो पाता कि वास्तव में कौन कितना। ऐसे ही यहाँ पर पहले श हाँ। अब देखो इसको बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करें तब इनमें अंतर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। अब आते हैं इसी के अंतर्गत अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में आगत ध्वनि कौन सी है। आप देखना कि आगत ध्वनि तो तीनों हैं और जो नहीं है वो कौन सी है? बा नहीं है। देखना ध्यान से सुनना, निम्नलिखित में आगत ध्वनि नहीं है। देखो क वास्तव में है क्योंकि नुक्ता लगा हुआ है, जा इसमें भी नुक्ता लगा हुआ है, फा इसमें भी नुक्ता लगा हुआ है। आगत का अर्थ बेटा क्या है? आप इसको थोड़ा सा समझ लें। आगत ध्वनि जो अन्य माध्यमों से आई है वो आगत ध्वनि कहलाती है। जो विदेशी, अन्य से मतलब विदेशी भाषा के संपर्क में आने से कुछ विदेशी ध्वनियाँ हो गई हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है? ज नुक्ता, नुक्ता लगा हुआ है, लिखा ना। तो ये वास्तव में जहाँ विदेशी भाषा के संपर्क में आने से क्या है? अरबी तथा फारसी आए शब्दों के साथ ही जुड़ती है, नुक्ता लगती है। तो अरबी फारसी भारत की ध्वनि तो है नहीं बेटा भाषा, तो उसी आधार पर इसके लिए हम क्या मानेंगे बेटा? क, ज और फ, ये तीनों तो क्या है? आगत ध्वनि है और वास्तव में ब नहीं है। बा क्यों नहीं है? बात तो क्या है? एक व्यंजन है, ठीक है ना, व्यंजन वर्ण। ठीक, आगे समझ में। अब आते हैं, अब बा भी हमें मालूम होना चाहिए। बा किसके अंतर्गत आता है बेटा? ये भी ध्यान रखें। जो का वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग है ना, ये वर्ग देखो यहाँ पर हमने स्पष्ट किए थे पहले ही। देन एक पूरा कलर्स लिया था, उसमें क्या बताया था? जैसे बा शब्द आया है तो बा शब्द कहाँ आया है? प वर्ग में आया है। प प फ बा, ये दिख रहा है ना बा। तो वास्तव में आगत नहीं है, वास्तव में ये व्यंजन का एक क्या है? प वर्ग का एक व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना। स्पष्ट हो रहा है? इतनी डिटेल से हमें समझ होना चाहिए, तब कॉन्फिडेंस के साथ हम लिख सकते हैं। जैसे किस शब्द में रा के सही प्रयोग नहीं हुआ है? देखो पर्व में हुआ है, ट्रक में हुआ है, प्रश्न में हुआ, बस आगे वाले इसमें क्या गरम, ऐसा नहीं, आगे नहीं लगनी थी, ऊपर माँ के ऊपर रखना। आया समझ में? तो ये गलत है वास्तव। तो इसको गलत से मतलब यहाँ बताना था कि सही प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें और भी चीज़ें, यार अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के चार स्वरों की सहायता से होते हैं। विसर्ग संस्कृत भाषा की ध्वनि है। संस्कृत जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। अब दो व्यंजन, आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में थोड़ा डिटेल ही पता होना। संयुक्त व्यंजन क्या कहलाता है? जिसमें दो वर्णों के मेल से कोई नया व्यंजन बना दें, वो क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। जैसे यहाँ लिखा है, देखो इसका सामने दिख दिया, ये छत्री का लिखा है, तो क, श और अ, इन तीनों को मिलाकर के क्या बन गया? छ बन गया। आ क्या है बेटा? ये स्वर है, और श और एक क, ये दोनों क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन में स्वर मिलता है तब जाकर के कोई नया वर्ण बनता है जो संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। छ हुआ, त्रा हुआ, ज्ञ हुआ। बेटा हम अभी नेट पर सर्च कर रहे थे, ज्ञा शब्द के लिए हम मतलब उसमें आप लोगों के लिए हिंदी में क्या करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा। हमने पिछले कालांश के माध्यम से बताया था। क्या बताया था? कि जैसे आप टाइप करते हैं तो आप में हिंदी में, अंग्रेजी में तो आप कर सकते हैं GYAN, ज्ञान, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हिंदी में ज्ञान लिखना, मान लो ज्ञा लिखना, तो कैसे आएगा? अब ज्ञा के लिए आपको बताएं, अद, ज और ञ, और फिर क्या आएगा? अ। ये तीनों जब अपने सामने आएंगे तब क्या ज्ञा मिलेगा। अकेला आप जी ऐसा नहीं आ पा सकता, आप इसको देखिएगा। इसलिए इसका हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें ज्ञान ही लिखा रहेगा कीपैड में। आपको ये मोरल वैल्यू उसकी बात बता दी, नॉलेज की बात बता दी। गूगल जब आप सर्च करेंगे तो उसमें हिंदी टाइपिंग आएगी कीबोर्ड में, तो आपको ज्ञा कहीं नहीं मिलेगा। हमें हमारा अनुभव अभी तक ज्ञा नहीं मिलेगा। आपको ज्ञा कैसे निकलेगा? और जैसे ही आप हलंत करेंगे और यहाँ करेंगे तो फिर ज्ञा आ जाएगा, ठीक है ना। हमारी बात समझ में आ रही बेटा? ऐसे त्रा नहीं मिलेगा। अदत्त और आदर रा जब जोड़ेंगे तब त्रा मिलेगा। ऐसे छा कहीं नहीं मिलेगा, कस्सा मिलेंगे। और ऐसे ही स्रा इस कह दिए, इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है क्योंकि इससे मिलते प्राण, ठीक है। स्पष्ट हुआ? अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, क्या बताना चाह रहे हैं कि
क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। देखो इसमें पूरी एक शैली दी गई है। यहाँ पर देखो कंठ वाला, ये देखो यहाँ पर एक चित्र ही बना हुआ है, उस आधार पर पूरे वर्ण अपन इसमें लिखे हुए, जैसे एक कंठ लिखा क, देखो कंठ वाला स्पष्ट हुआ ना बेटा। ये पूरा डिटेल हमें समझना चाहिए, हमें अधिकांश समय इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना। फिर आपको परीक्षा, हमने कहा था परीक्षा सुख देती है। कब सुख देती है बेटा? जब हम पवित्र दृष्टि से उस चीज़ को लेते हैं। जैसे जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैरानियाँ आती हैं, वो भी कई बार सुख दे सकते। क्यों दे सकते? जैसे अभी आप हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे बेटा, लेकिन मान लो राम है, राम के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन उनकी मूर्ति देखना वो हमेशा मुस्कुराते से दिखते। एक जैन धर्म, आप ये नहीं सोचना किसी एक धर्म की बात कर रहे हैं। जैन में देखो एक पार्श्वनाथ भगवान हुए, आप देखने को शांत बैठे, उन पर आग बरसाई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो शांत क्यों रहे? क्योंकि उनकी एकाग्रता क्या थी? पवित्र दृष्टि में थी। इसलिए पवित्रता से दुख भी क्या बदल जाता है? सुख में भी। अब परीक्षा दुख देती है आपको, इसका अर्थ है कि अभी आपके अंदर पवित्रता की कमी है। और परीक्षा भी सुख देने लगेगी। कब देने लगेगी? जब इतना गहराई से समझोगे कि जैसे ही आया कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तुरंत दिमाग में आ गया। हाँ, वो चित्र बना हुआ है और उस चित्र में क्या? कंठ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज रहेगा, तपस्या रहेगी, एकाग्रता रहेगी, तो परीक्षा भी क्या देगी? सुख देगी। ठीक है ना, पढ़ने में भी आनंद है। अब देखते हैं, अब जैसे और बहुत कठिन आ रहा है। निम्नलिखित वर्ण संयोजन करके शब्द बनाइए। शब्द बनाइए। सम्मोहन। अब देखो ये आपको कितना गहराई से उन्होंने बताया। स अ म अ, देखो डबल माँ है, मतलब आधा माँ दो हैं, तो ये आधा और फिर इसके बाद ओ हो गया स्वर, तो ये सम्मोहन बना। देखना ना, ये बहुत सूक्ष्म, थोड़ी सी गलती करते हो नंबर कम हो जाते बेटा। तो इसके लिए आपको बहुत गहराई से समझ लेना। आपके लिए हमने सेंड भी किए थे, अच्छे से इसको आप करना। अब जैसे इसमें उच्चारण स्थान बताए गए हैं, तो वो भी इस चित्र के आधार पर बन दे सकते हैं। ई जैसे क्या है? तालु के अंतर्गत आता है। इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई। ठीक है ना। कंठ विसर्ग में ओठ जो है, ओष्ठ जो है क्या है? माँ के अंतर्गत। दंतोष्ठ क्या है? वाह है। ई जो है तालु का स्थान, और ला जो है दंत। स्पष्ट इस तरह अपन देख। अब आते हैं, और अब उसी के ऊपर का दूसरा स्वरूप आता है, निम्नलिखित वर्णों के वर्ण विच्छेद करना। वहाँ क्या थे बेटा? विच्छेद स्थिति में थे, तो सम्मिलित रूप लिखना था। यहाँ विच्छेद स्थिति में नहीं, यहाँ सम्मिलित रूप है, यहाँ विच्छेद करना। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी की, बहुत समय लगता बेटा इसमें। इसलिए जैसे ऑपरेशन होता ना, तो ऑपरेशन में मालूम अधिक पैसे क्यों लगते हैं? क्योंकि एक साथ में 2-3 डॉक्टर रहते हैं, उसको बहुत सूक्ष्मता से माइनर देखते हैं कि बिल्कुल कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। ऐसे ही ऑपरेशन जैसा काम है बेटा, क्योंकि आप पढ़ने वाले तो कोई डॉक्टर इंजीनियर बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे, तो उसके लिए हर एक चीज़ में बहुत विश्लेषण के साथ समझना जरूरी। अब इसके बाद क्या है? संयुक्त व्यंजन वाले कोई 4 शब्द बताए। आप ये भी लिखे हैं, कोई भी आप अपने मन से लिख सकते, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि या तो छा आना चाहिए, या त्रा आना चाहिए, या ज्ञा आना चाहिए, या स्रा आना चाहिए। इसके बाद द्वित्व व्यंजन बच्चा, सच्चा, सज्जा, अन्न, ये द्वित्व व्यंजन है ना। इसको आपकी परिभाषा ही मालूम होना चाहिए। इस तरह ये पूरा जितना आपको स्पष्ट किया जा रहा है, परिभाषा जो ब्रैकेट में लिखी हुई है यहाँ, तो इसके आधार पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक पाठ बताया इस तरह से। और भी पाठ के अभ्यास आप लोग करिएगा। कल और हम आपके लिए स्पष्ट करेंगे। उसके बाद अगले उसमें हो सकता है एक साथ में ही आपका लिंक के माध्यम से सामान्य टेस्ट ले लिया जाए। ठीक है ना। तो आप सभी को ढेर सारा स्नेह। कठिन भी काम सुखद हो सकता है यदि हमारे अंदर पवित्रता है। तो पवित्रता बेटा अपने स्वास्थ्य पे भी डिपेंड करती है। हम सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब खुश रहें। और जो खुश रहता है वो पवित्र दृष्टि से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खूब सारा स्नेह। धन्यवाद।